एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द ब्रेन ब्रोस। माय नेम इज आदिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव। हमने चैप्टर नंबर 5 जो है लेजिस्लेचर वो ऑलरेडी कर लिया है। चैप्टर नंबर 4 हम इसलिए बाद में कर रहे हैं बिकॉज आपके जो आपका सिलेबस आता है उसमें लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव के ऊपर रखा है। चैप्टर बिगिन होने से पहले हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कैसे, एक बार ये समझा देती हूँ आपको। इस चैप्टर में यहाँ पे ये जो पीडीएफ है आपके चैप्टर का वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो चैप्टर का पीडीएफ है यहाँ पे मैंने पोर्शन को हाईलाइट कर रखा है। आप इन पोर्शन को अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर सकते हैं बिकॉज ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। एक बार आप अंडरलाइन कर देंगे तो लास्ट मोमेंट में इनको गो थ्रू कर लेंगे तो अच्छा एक रिकैप हो जाएगा आपके लिए। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन भी दे रखे हैं मैंने ऐसे वहां पे आपको। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो आपका एक बार ये वीडियो देख लेंगे। एक बार आप रिवीजन करने बैठेंगे तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज वो आपके मेन क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एनसीईआरटी एंड ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है आपका चैप्टर फुल ऑन डन हो चुका है। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड ऑफ विद द चैप्टर। अब चैप्टर का नाम क्या है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव नाम से ही समझ सकते हैं हम लोग कोई ऐसा इंसान जो किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहा हो, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूट कर रहा हो। अब एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि अगर मैंने आपको एक टास्क दिया, अब आप उस टास्क को करें। ठीक है, जब आप उसको एक्शन फॉर्म में लाएं तो आप उसका एग्जीक्यूशन कर रहे हो। एंड यहाँ पे एग्जैक्टली यही काम करते हैं एग्जीक्यूटिव्स इन अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जब हम लेजिस्लेचर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि कैसे पार्लियामेंट में जो बिल होता है वो कैसे पास होता है, वो लॉ कैसे बनता है। अब बिल पास होके लॉ बन गया, ठीक है, पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई, बजट जो गवर्नमेंट ने लाया वो ले आए, ठीक है। अब यहां से आगे बात कैसे बढ़ेगी? क्या सिर्फ लॉ लाना एक पेपर पे वहीं पे बात खत्म हो जाती है? नहीं, अब हमको उसको ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करना होगा। वो पेपर पे आ गए, अब हमको उसको एक्चुअली में इन्फोर्स करना पड़ेगा एंड वो काम होता है एग्जीक्यूटिव का। अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग आ जाते हैं आपके? एग्जीक्यूटिव में तो आपके हो गए यहाँ पे सबसे पहले तो प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर वो लोग जिनको आप वोट करते हो और जिनकी गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, हमारी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, ये सारी जो गवर्नमेंट्स हैं ये आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं बिकॉज इनका पास सारा कंट्रोल होता है। ठीक है, ऑन द मशीनरी, पूरा ब्यूरोक्रेटिक मशीन के ऊपर इनका कंट्रोल होता है, तो वो वहां से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट की जो पोजीशन होती है, ठीक है, वो वाली पोजीशन भी आपकी एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाती है। इनके अलावा जो लोग होते हैं जो एग्जीक्यूटिव में आते हैं वो होते हैं सिविल सर्वेंट्स। अब आप में से बहुत लोग होंगे जिनको आईएएस की तैयारी करनी होगी, जिनको यूपीएससी निकालना होगा, जिनको आईएफएस ऑफिसर बनना होगा, आईपीएस ऑफिसर बनना होगा, या फिर जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज होती हैं। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं, ठीक है, ये हो गए सिविल सर्वेंट्स। अब इनका भी काम क्या होता है? एग्जीक्यूट करना। ठीक है, जो लॉज एंड पॉलिसीज आ रही हैं उनको ग्रास रूट लेवल पे एग्जीक्यूट करना। ग्रास रूट लेवल में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स जो आपके जुरिस्डिक्शन में आती है उनको सॉल्व करना, वो आपका काम हो जाता है यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव का। अब डिफरेंस क्या है एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और एक सिविल सर्वेंट जैसे आईएएस ऑफिसर है? पहला डिफरेंस तो ऑब्वियसली आप बता लोगे कि यही डिफरेंस है मेजर, कि एक आईएएस ऑफिसर जो होता है उसको हम वो जो इंसान है वो आपका एक एग्जाम दे के आते हैं, राइट, उनको बहुत रिगरस सा एग्जाम देना तो फिर वो पावर में आते हैं। अगर यहीं पे जो हम प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं ये दोनों डायरेक्टली इलेक्टेड या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडीज हो जाती हैं। ठीक है, ये या तो इलेक्शन के प्रोसेस से डायरेक्टली आते हैं या तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करके आपके बन जाते हैं प्रेसिडेंट। तो ये जो लोग हैं इनका एक फिक्स टेन्योर होता है। आप 5 साल के लिए आएंगे, 5 ईयर्स आपको सर्व करना है, वो आपका फिक्स टेन्योर होता है। आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं या फिर बाकी जितने सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनमें ये फिक्स टेन्योर नहीं प्रोवाइड किया जाता। ठीक है, ऑब्वियसली रिटायरमेंट तक की एक एज उनको बताई जाती है, बट ऑल इन ऑल अगर देखें तो ऐसा कुछ फिक्स टेन्योर नहीं होता। और उसी रीजन से हम कहते हैं इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, परमानेंट ये यहाँ पे रहते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स की। ठीक है, आप इतनी सारी कंट्रीज को देखा होगा, अभी फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है तो इतनी सारी कंट्रीज वहां पे रिप्रेजेंट होती है। जब फीफा का ऑक्शन चल रहा होता है तो इतने सारे कंट्रीज के लीडर्स वहां पे आते हैं। तो क्या सारी कंट्रीज के लीडर्स जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स ही होते हैं? क्या सब लोगों को हम प्राइम मिनिस्टर नाम देते हैं? नहीं होता ऐसा।
राइट जैसे कि हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो हमारे जो सबसे सुप्रीम लीडर होते हैं, जो सब हर जगह पे जाके डिस्कशन करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर है। बट यहीं अगर हम लोग यूएसए की बात करें तो जो सुप्रीम लीडर है वहां के वो प्रेसिडेंट है। यहीं अगर हम फॉर एग्जाम्पल भूटान की बात करें, ठीक है, तो वहां के जो सुप्रीम लीडर है वो किंग है, मोनार्की सिस्टम फॉलो हो रहा है। अगर यही हम लोग बात करें नॉर्थ कोरिया की तो वहां पे डिक्टेटरशिप फॉलो हो रहा है। तो बहुत सारे ये आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं। बिकॉज ऑल एंड ऑल इन सब लोगों का काम क्या है, प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे किंग हो या फिर आपकी डिक्टेटर हो, ये चारों लोग एग्जीक्यूशन में ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब वो कितना एथिकल एग्जीक्यूशन है कितना अनएथिकल है उससे फर्क नहीं पड़ रहा हमें, हम बस देख रहे हैं कि ये लोग जो है वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये वाला काम जो होता है ये उनका एग्जीक्यूशन का काम हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर कंट्री में सिर्फ एक डेजिग्नेशन नहीं होती है, हर कंट्री के लिए डिफरेंट होता है। और ये यहीं पे एग्जैक्टली उन्होंने लिखा है। यूएसए का एग्जांपल है तो यूएसए का हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आपके जो बाइडेन जी हैं वहां पे, तो वो वहां के प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन। कनाडा की बात करें तो कनाडा जो है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, वहां पे इंडिया की तरह डेमोक्रेसी फॉलो करी जाती है, पार्लियामेंट सिस्टम भी है, बट उसी के साथ साथ वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है। ठीक है, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है, जो फॉर्मल चीफ ऑफ द स्टेट है, वो क्वीन एलिजाबेथ II। अब क्वीन एलिजाबेथ नहीं है, अब वो किंग चार्ल्स हो गए। ठीक है, उनकी डेथ हो गई तो किंग चार्ल्स आप लिख के आ सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कनाडा में क्या है, कनाडा में आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, उसी के साथ साथ हमारा मोनार्की वाला सिस्टम भी है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो किया जाता है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक प्राइम मिनिस्टर एंड एक प्रेसिडेंट होता है। अब यहाँ पे हाउ इज दिस सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द सिस्टम जो इंडिया में फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली अभी आप आगे भी पढ़ेंगे इस सिस्टम में क्या होता है। सेमी प्रेसिडेंशियल में जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं उनका रोल डे टू डे एक्टिविटी में ज्यादा होता है। ठीक है, आप अभी आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि प्रेसिडेंट का जो रोल है हमारी कंट्री में वो एक नॉमिनल रोल है। ठीक है, नाम का रोल है उनका। तो क्योंकि वो इसलिए कहते हैं क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारे प्रेसिडेंट जो है उतना ज्यादा वो एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं करता है एज कम्पेयर टू अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहाँ पे डे टू डे लाइफ में जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वहां पे आपके प्रेसिडेंट इन्वॉल्व रहता है। जापान इज द सेम एज कनाडा। ठीक है, कनाडा में आपकी क्वीन एलिजाबेथ II इज द चीफ ऑफ द, मतलब सॉरी, किंग चार्ल्स इज द चीफ ऑफ द हेड, एंड यहाँ पे आपके एम्परर इज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, सेम चीज है। इटली इज ऑल्सो पार्लियामेंट्री सिस्टम। इटली इज समवट लाइक इंडिया का सिस्टम फॉलो करता है। रशिया में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो होता है। जर्मनी में भी सेम सिस्टम फॉलो होता है एज इंडिया, बट यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते हो, आप चांसलर का स्टेटस दे दिया है। ठीक है, बेसिकली नाम का डिफरेंस है, रोल जो है उनके वो मोर एंड लेस सिमिलर ही है, प्राइम मिनिस्टर चांसलर मोर एंड लेस सिमिलर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दे रखा है, उस फ्लो चार्ट को पढ़ते हैं। अब इधर उन्होंने डिवाइड कर रखा है टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव को दो पार्ट में। एक पार्ट उन्होंने कहा है कलेक्टिव लीडरशिप और एक पार्ट उन्होंने कहा है इंडिविजुअल लीडरशिप। अब इसका रीजन क्या है, आप देखोगे हमारी कंट्री है जैसे इंडिया एंड मोस्ट डेमोक्रेसीज जो आज के दिन में होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि जितना ज्यादा पावर शेयरिंग हो सके उतना ज्यादा पावर शेयरिंग हो। ठीक है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, आपने पावर शेयरिंग ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने पॉलिटिकल साइंस में। तो इसका मतलब क्या होता है, हम चाहते हैं कि एक ऐसा इंसान ना हो जिसके पास इतनी सारी पावर हो जाए कि वो पूरी कंट्री के ऊपर रूल करने लग जाए। ठीक है, तो तभी हम क्या फॉलो करते हैं, कलेक्टिव लीडरशिप वाला सिस्टम। और यही यहाँ पे एक और सिस्टम होता है इंडिविजुअल लीडरशिप। अब ये वाला सिस्टम थोड़ा रेयर फॉलो किया जाता है। इस सिस्टम में क्या होता है, एक इंसान के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, तभी हम कहते हैं इंडिविजुअल लीडरशिप। ओके, नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद इंडिविजुअल लीडरशिप इटसेल्फ। अब इंडिविजुअल लीडरशिप में क्या होता है, यहाँ पे इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल हो गया प्रेसिडेंशियल। ठीक है, इंडिविजुअल लीडरशिप में प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपका आ जाता है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ फॉलो होता है, यूएसए में। इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो इंडिया में क्या है, हमारे जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री इज द प्रेसिडेंट, बट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो पूरी गवर्नमेंट बॉडी को चला रहे हैं, जो पूरे ब्यूरोक्रेटिक मशीन को ओवरलुक कर रहे हैं, दैट इज योर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं इधर ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है। इंडिया में अगेन ये फॉलो नहीं होता। इंडिया में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, आप अपने एमएलएज को चूज करते हो, आप अपने एमपीज को चूज करते हो, एंड वो एमएलएज एंड एमपीज जो होते हैं वो जब वहां पे जाते हैं अपने पोजीशन पे, वहां से वो फर्दर इलेक्शन करके चूज करते हैं प्रेसिडेंट को। सो इंडिया में प्रेसिडेंट इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी।
प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट इज अ डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। इस चीज पे हम लोग वापस से अभी आगे आगे जब आएगा वो टॉपिक तो हम कवर करेंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द प्रेसिडेंशियल सिस्टम में द प्रेसिडेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, पार्लियामेंट में हमने पढ़ा था, लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव है, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, जो लीडर है आपके कंट्री के, दैट पर्सन इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। क्वेश्चन आवर वाला सिस्टम होता है, जितने सारे सिस्टम होते हैं वहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तभी तो लेजिस्लेचर कंट्रोल कर पा रहा है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। यहाँ पे वो वाला सिस्टम भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है दैट पर्सन इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। तो इन सब पॉइंट्स को आप देख के कह सकते हो कि इसी रीजन से इंडिया के जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा था वो लोग इसके फेवर में नहीं थे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर दे दी एक इंसान को और अकाउंटेबिलिटी हटा दी एकदम, तो उसी रीजन से यहाँ पे उसके फेवर में नहीं। अब हम बात करते हैं कलेक्टिविस्टिक मॉडल की। कलेक्टिव लीडरशिप में दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में यहीं पे डिफरेंस आ जाते हैं कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, दोनों में प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर होगा और एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, नाम से ही समझ गए प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होगा दैट पर्सन हैज मतलब मोर उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन डे टू डे लाइफ के अफेयर्स में। ठीक है, तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बोथ ऑफ देम हैव इक्वल अमाउंट या फिर ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कवर। बट इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक प्राइम मिनिस्टर तो है ही आपके, बट यहाँ पे आपके या तो मोनार्क भी हो सकते हैं या तो प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। तो इंडिया के केस में जैसे हमारे पास प्रेसिडेंट है तो वी आर अ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। ठीक है, वी आर अ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बिकॉज वी हैव अ प्रेसिडेंट। यहीं अगर हम बात करें मोनार्क की, जब हम कनाडा एंड जापान का एग्जाम्पल देख रहे थे वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी है एंड वहां के जो एम्परर्स हैं वहां पे किंग चार्ल्स जो है वो उनके हेड ऑफ द स्टेट हो गए, तो दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, ये इनको हम लोग कलेक्टिवली कह सकते हैं सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव। बस इतना ही सिंपल सा है, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, बहुत बेसिक सा है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार यहाँ पे हम लोग श्रीलंका का सिस्टम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये बॉक्स में आपको गिवन है, फटाफट से पढ़ते हैं श्रीलंका के सिस्टम को। अब श्रीलंका में क्या हुआ था? 1978 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी। अब एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी में क्या होता है? यहाँ पे people get the chance to directly elect their president। ठीक है, इंडिया में अगेन डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर सकते। श्रीलंका के इस सिस्टम के अंडर जो पीपल होते हैं दे कैन डायरेक्टली इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट। ओके, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है दोनों सेम पार्टी से हो सके। ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट एंड जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोनों डिफरेंट पार्टी से हों। यहाँ पे प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? द प्रेसिडेंट चूजेस द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी दैट हैज अ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब जिस भी पार्टी में मेजोरिटी होते हैं वहां से जो प्रेसिडेंट है वो चूज करते हैं कि दिस पर्सन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर। उसके साथ साथ वो काम करते हैं एज मतलब चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज रहते हैं, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वहां पे रहते हैं, उनको हेड ऑफ द गवर्नमेंट का दर्जा दिया। ये ध्यान रखना, हम लोग किसकी बात करें? श्रीलंका में। इंडिया में हमारी जो प्रेसिडेंट है शी इज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट है वो। अब यहाँ पे इनका टेन्योर क्या है? 6 years। इंडिया में टेन्योर क्या है? 5 years। द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड एनी रेजोल्यूशन एक्सेप्ट in the parliament passed by at least 2/3 of the total number of member of the parliament। बेसिकली मतलब यहाँ पे यही है कि प्रेसिडेंट तभी रिमूव हो सकते हैं जब एटलीस्ट 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, 2/3 आपकी जब पार्लियामेंट कह रही है कि हाँ हमको इनको रिमूव करना है तभी आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका कंपैरिजन आएगा विद द पोजीशन ऑफ इंडिया में तो आप यहाँ पे ये सब पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए ऑलरेडी आप इनको देख सकते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव वाला सिस्टम हम इंडिया में क्यों लाया, किस रीजन से लाया, उसके बारे में बात करेंगे। अब इंडिया जो है, इंडिया आपको पता है सब लोग कॉलोनियलिज्म से सफर कर रहा था पहले। कॉलोनियलिज्म के टाइम पे इंडिया में थोड़ा सा जो ब्रिटिश रूल है उन्होंने हमको थोड़ा सा ऑटोनॉमी दी थी इन देयर एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, बहुत थोड़ी थोड़ी ऑटोनॉमी दी थी। तो मतलब इसमें क्या किया था उन्होंने बेसिकली उनका जो ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव होता है वहां पे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन दोनों एक्ट्स के अंडर जो लोग जो हैं, जो इंडियंस हैं, ठीक है, वो कितने ज्यादा आ सकते हैं आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी में,
उनका नंबर बढ़ा दिया था थोड़े नंबर से। तो ये जो लोग थे जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में बैठ चुके थे ब्रिटिश काउंसिल के अंडर, अब वही लोगों के पास एक्सपीरियंस था कंट्री को चलाते कैसे। तो हम ये नहीं कह सकते कि टोटली इनएक्सपीरियंस कंट्री थी, कभी किसी को पता नहीं कि हमको कंट्री को कैसे चलाना होता है, अचानक से चलाने लग गए। नो, वी हैड पीपल हु वर ऑलरेडी वेरी मतलब दे वर ऑलरेडी वेरी एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। तो अब ये लोगों को एक्सपीरियंस था, उसी रीजन से उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाला सिस्टम ही फॉलो करेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाला सिस्टम उन्होंने क्यों बोला कि फॉलो करना है? बिकॉज अगेन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मैंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बताया कि वहां पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसी के साथ साथ प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक और कौन जो है, ठीक है, एक डिसएडवांटेज जो है वो है कि यहाँ पे एक पर्सनैलिटी कल्ट डेवलप हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो एक इंसान को वोट देते हैं बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रही हूँ, आप देखोगे कि जैसे एडोल्फ हिटलर, ठीक है, वो इतना ज्यादा करिस्मेटिकली बोलता था कि पूरी क्राउड्स मतलब हिल जाती थी उसके बातों को सुन के। ठीक है, पर हम सब जानते हैं कि वो जो बोलता था वो बहुत गलत बोलता था। ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन का मतलब इतना मास जेनोसाइड कराया है उसने। तो वो जो इंसान है एडोल्फ हिटलर, ठीक है, उसमें तब भी लोगों ने उसकी बात सुनी। क्यों? क्योंकि वो बहुत करिस्मेटिक पर्सनालिटी थी। तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या पॉलिसीज ला रहा है। लोगों ने बस उसकी पर्सनालिटी के बेसिस पे उसको बढ़ाते गए। ऐसे ही सिमिलरली बहुत सारे आप देखोगे लोग होते हैं जिनको वोट मिलता है बिकॉज उनकी पर्सनालिटी की वजह से। तो ये वाला सिस्टम जो था वो चाहती थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे कि ये वाला सिस्टम इंडिया में ना आए। पीपल शुड बी वोटिंग दोज पीपल जो असली में काम कर रहे, असली में बेनिफिट कर रहे सोसाइटी को। ओके, बेसिकली यही लिखा है यहाँ पे। अब हमारे सिस्टम में क्या होता है यही इधर फटाफट से समझा दीजिए फिर से। प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं दे आर द पीपल हु आर रनिंग द गवर्नमेंट एट अ नेशनल लेवल। एंड स्टेट लेवल पे भी जो होते हैं ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर्स, वो भी हमारे एग्जीक्यूटिव वाले सिस्टम में ही आ जाते हैं। ऑलराइट, बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट का जो नाम है वो बस एक नॉमिनल स्टेटस है। ठीक है, वो ज्यादा प्रेसिडेंट जो है वो काम नहीं कर पाते हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर्स थोड़ी लिमिटेड होती है। इसका रीजन क्यों है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्सरसाइज कर पा रहे अपनी पावर थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एनेबल कर रही है प्रेसिडेंट को अपने पावर्स को एक्सरसाइज करना। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो बस देख रहे हैं ऊपर ऊपर से कि क्या सब कुछ जो है वो एक ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, बट फाइनल डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज जो आपकी पॉलिसीज वगैरह होती हैं उसको लाना वगैरह, उस पर डिस्कशन करना, उसको पूरा थॉरली एलैबोरेट करके बताना, वो सब काम होता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स का। ऑलराइट, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, हम सब जानते हैं ये। ठीक है, नो डायरेक्ट इलेक्शन, फिर से यही मैं जो बता रही थी, आप अपने एमएलएज एंड एमपीज को चूज करते हैं, वो लोग जाके वहां पे इलेक्शन और मतलब वहां पे ज्यादा वोट देते हैं एंड वहां से आपके सिलेक्ट होते हैं। इसमें कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है इलेक्शन का? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्शन वाले सिस्टम में। ठीक है, आप एक बार वो इलेक्शन वाला चैप्टर देख लीजिएगा अगर आपको ये वाला टॉपिक जो है वो अभी तक समझ में नहीं आया है। एंड यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है दे कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। ठीक है, अगर मतलब अगेन यहाँ पे इम्पीच किया जाते हैं तभी वहां पे आप अपने प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, ऐसे मन चाहा आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है उनके पास पावर कौन कौन सी है? सबसे पहला तो मतलब जो पावर है प्रेसिडेंट के पास इज दैट दैट पर्सन हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो हमारी जो प्रेसिडेंट है अभी अगर वो कहें कि नहीं मोदी जी आप क्या कर रहे हो, आपकी जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, आप इस पे एक मेरे को रिपोर्ट प्रेजेंट करके दो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से वो जो भी मांगे, ठीक है, वो अपना एक्सप्रेस कर सकती हैं अपने ओपिनियंस, जो भी उनको चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि वो जो प्रेसिडेंट है उनका काम कर रहे हैं। ठीक है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑब्वियसली द प्रेसिडेंट जो है उनके पास, हम लोग अपने लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर होता है राज्यसभा लोकसभा में हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है कि आप एक बार इसको देख लीजिए बिल को, आप फिर उसे साइन कीजिए। तो अगर प्रेसिडेंट को लगे कि ये जो बात चल रही है ये अच्छी नहीं है, ठीक है, या फिर मतलब वो उससे काम नहीं हो पा रहा है इसमें, तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन विदहोल्ड और रिफ्यूज टू गिव असेंट टू द बिल्स। मतलब वो क्या कर सकते हैं, या तो वो वापस से कंसिडरेशन के लिए भेजेंगे कि एक बार आप देख लीजिए कि
ये पॉइंट्स मेरे को लगा कि अच्छा नहीं है, आप एक बार इसको देख लेना। बट अगर वो भी नहीं हुआ तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने पास रख सकते हैं। ऐसा कुछ टाइम पीरियड नहीं है कि आप इसको मतलब बिल को आपको अभी अभी पास करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन मनी बिल, मनी बिल में आपके पास ऑब्वियसली टाइम बाउंड होता है, क्योंकि मनी बिल में आप पूरी इकोनॉमी चल रही है, ठीक है। नॉन मनी बिल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्रेसिडेंट को अगर लगे कोई चीज गलत हो रही है, देन दैट पर्सन जो है आपके प्रेसिडेंट, दे कैन डिनाई कि अब मैं आगे नहीं इसको बढ़ने देना चाह रहा, ठीक है। सिमिलरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनके डिसीजंस को भी मतलब प्रेसिडेंट सजेशंस दे सकते हैं कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसको थोड़ा स्मार्टली लीजिए। यहाँ पे इसी चीज का एग्जांपल दिया है कि 1986 में एक बिल आया था, मतलब बिल प्रपोज किया गया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, ठीक है। और इस बिल को मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, बिकॉज सब कह रहे थे कि प्रेस की फ्रीडम छिन जाएगी। तो उस टाइम पे जो आपके प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा, उन्होंने अपने पास रख दिया। जैसे मैंने आपको बोला कि उनने बिल को फर्दर उनने साइन भी नहीं करा और उनने आगे बढ़ने भी नहीं दिया, ओके। एंड फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आ गए, फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट भी आ गई उतने टाइम तक, तो इससे क्या हुआ, वो बिल कभी पास ही नहीं हो पाया, वो बिल कभी लॉ ही नहीं बन पाया, ठीक है। तो उनके वजह से हम देख सकते हैं कि दिस इज वन एग्जांपल ऑफ व्हेन द प्रेसिडेंट हैज दिस पावर, ठीक है। और उन्होंने इसको मतलब लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी नहीं किया, बिकॉज लोग खुद ही अगेंस्ट थे, ठीक है, अगेंस्ट द बिल। तो इसलिए उनको मतलब मोस्ट लोगों ने सपोर्ट किया इन दिस एक्ट। तो ये जो पावर होती है, इसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। पॉकेट वीटो मतलब कि अपने पास रख देना और आगे बढ़ने ही नहीं देना, उसका प्रॉपर जो टर्म है वो है पॉकेट वीटो। इसके साथ जो थर्ड आपकी काइंड ऑफ डिस्क्रिशन होता है जो एक्सरसाइज करते हैं प्रेसिडेंट, दैट इज कि वो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस के ऊपर जो काम करते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, ठीक है। अगर कभी कोई सिचुएशन आती है कि मतलब कोई लीडर नहीं है, तो आपको वो पूरा लोकसभा वगैरह को रेगुलेट करना, प्राइम मिनिस्टर की कभी डेथ हो जाए या रिजाइन हो जाए या फिर सिस्टम को लैप्स हो जाए, तो उन सब चीजों को देखना, ठीक है। वो सारा काम जो होता है, वो सारा काम होता है आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट का। अब आप देख सकते हो कि हम लोग 1989 से लेके 1998 तक कोई भी एक सिंगल पार्टी नहीं थी या कोलिशन नहीं थी जो मेजोरिटी ला पा रही थी, मतलब बहुत सारी पार्टीज को मिलके ही एक मतलब कोलिशन बन पा रहा था। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि मतलब उनको देखना होता है कि कैसे हम लोग इस सिस्टम को स्मूदन आउट कर सके, कैसे हम डिसाइड कर सके कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए, कैसे हम डिसाइड कर सके कि अगर कोई इंसान आ रहा है उसको मेजोरिटी नहीं मिल रही है तो कहाँ से उन लोग उनको वापस से ला सके, ठीक है। तो ये सारा काम जो होता है वो आपका प्रेसिडेंट का काम होता है। अब नेक्स्ट जो पोजीशन होती है प्रेसिडेंट के साथ, वो होती है वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है, इसमें इलेक्शंस का सेम मैनर होता है, एक्सेप्ट वाइस प्रेसिडेंट में आपकी जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं वो पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ मतलब लोकसभा राज्यसभा तक लिमिटेड होता है आपका इलेक्शन वाला सिस्टम, वाइस प्रेसिडेंट में नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, ही और शी इज देन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। कभी प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है या फिर रेजिग्नेशन हो जाता है, तो उस पोजीशन पे वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे आ जाते हैं। पर ये ध्यान रखना है कि इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो फुल टाइम के लिए प्रेसिडेंट है। जब तक कि नया जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट नहीं होते हैं, तब तक के लिए वो उस पोजीशन पे रहते हैं। ऑलराइट, सो दैट इज द जॉब ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सेम है यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ कि 5 years तक रहते हैं वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। प्रेसिडेंट की बात हो गई, अब हम बढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिन लोगों को आप वोट देते हैं कि वो आके आपका वोट कर सके। तो अब हम सब जानते हैं कि अगर हम लोग बोले कि इंडिया के लीडर कौन है, तो इवन दो हेड ऑफ द स्टेट फर्स्ट सिटीजन का जो दर्जा है वो हमने प्रेसिडेंट को दिया है, बट हम बोलेंगे क्या, नरेंद्र मोदी जी, राइट। वाई, बिकॉज नरेंद्र मोदी जी ही तो वो चेहरा है जो मतलब सबको दिखता है, ठीक है। जब वो जाते हैं तो इंडिया को वहीं रिप्रेजेंट करते, वहीं सारी पॉलिसीज लाते हैं, वहीं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी कंट्री में ला रहे हैं, ठीक है। तो ही इज द फेस ऑफ द कंट्री राइट नाउ। तो तभी हम जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो पावर होती है हमारे कंट्री में, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होती है, ठीक है। इसको तो मेरे को पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, हम सब जानते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग पावर होती है, ठीक है। बेसिक छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इज द पर्सन जो डिसाइड करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, ठीक है, किसको कौन सा रैंक मिलेगा, किस इंसान को कौन से पोजीशन पे डालना है, ठीक है। चलो
अभी फॉरेन मिनिस्टर इनको बना देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इनको बना देते हैं, होम मिनिस्टर इनको बना देते हैं, वो सारा काम जो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर करते हैं। सिमिलरली सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करेंगे, नेशनल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे भी जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं वो वाला काम भी यहाँ पे एकदम सेम मैनर में होता है। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं आपके, वो डिसाइड करते हैं कि उधर आपकी जो मतलब पोर्टफोलियोज है वो वाला काम कौन करने वाला है। ठीक है, इसके साथ जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सिर्फ एक इंसान को फिगर बना दिया कि मोदी जी इज द फेस ऑफ द कंट्री, ठीक है, तो सिर्फ वही यहाँ पर आंसर करेंगे। उन्होंने ही डिसाइड किया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन होम मिनिस्टर होंगे, तो अगर कभी अमित शाह जी अगर कुछ गलती कर देते तो मोदी जी आके उसको सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे कलेक्टिवली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा। उनको कलेक्टिवली जाके लोकसभा में अपनी बातों को रखनी होती है, कलेक्टिवली वहां पे उनको अपना पॉइंट्स रखना होता है। तो अगर कभी ऐसा कुछ होता है कि मतलब कोई भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मेंबर होता है उनकी बात मतलब उनको लगती है कि वो कॉन्फिडेंस वो जनरेट नहीं कर पाते, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब कि सारा पार्लियामेंट कहते हैं कि नहीं हमको इन पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ये कुछ तो मतलब उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, तो द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। ठीक है, इसका मतलब है कि इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन कर जाना पड़ेगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू डिसाइड कि कौन इंसान आना चाहिए इन पावर। ऑलराइट, इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर का काम एक तो हो गया काउंसिल वाला। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है और या फिर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन हो जाता है, इस मोमेंट पे भी पूरी काउंसिल जो होती है वो आपकी हट जाती है। ठीक है, हम इससे नहीं करेंगे कि अच्छा अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई या फिर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अब मुझे काम नहीं करना तो कोई एक इंसान आके वहां पे बैठ जाएंगे, नहीं, वो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री डिसॉल्व होएगी, फिर से उनको एक पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री पूरा बनानी पड़ेगी। इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का दूसरा काम जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर प्रेसिडेंट कुछ मांगे कि मैं चाहती हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिन्हें ये काम किया उस पर रिपोर्ट दें, ठीक है, वो सारा रिपोर्ट देना, वो सारे सजेशंस लेने वाला काम होता है प्राइम मिनिस्टर का। और इस काम को हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने टर्म दिया है द लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब द प्राइम मिनिस्टर इज द लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ से लोकसभा से कोऑर्डिनेट करना, राज्यसभा से कोऑर्डिनेट करना, वो सारा काम जो होता है वो आपके प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं आपकी, उनके पास एक्सेस टू मीडिया होता है, ब्यूरोक्रेटिक मशीन जो है आपकी पूरी, ठीक है, जो सेंट्रल सर्विसेज वाली मशीन है वो सब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आता है। उसके साथ ऑब्वियसली वो पर्सनैलिटीज ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोजेक्ट करना, नेशनल लीडर, जब मैं आपको कह रही थी कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती है द फेस ऑफ द कंट्री इज योर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ही और शी इज द फेस ऑफ द कंट्री। पर अभी क्या हुआ है पिछले कुछ सालों से, ठीक है, 2014 से पहले 1989 टू 2014 एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पा रही थी। ठीक है, सबको कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करते करते ही सब लोग नेशनल लेवल पे आ पा रहे थे। ठीक है, इसका रीजन यही है क्योंकि बहुत सारे मिक्स्ड वो चल रहा था उस टाइम पे, थोड़े लोगों को कांग्रेस नहीं पसंद आ रही थी, बहुत सारे नई पार्टीज इमर्ज हो रही थी जिसके बारे में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो इससे क्या हो रहा था कि बहुत सारी कोलिशन गवर्नमेंट्स आ रही थी। ओके, अब एक नॉर्मल गवर्नमेंट में क्या होता है, एक नॉर्मल गवर्नमेंट में अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो बीजेपी नोज कि उनको कैसे कैसे काम करना है। ऑलराइट, फेयरली ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज सिमिलर थिंग्स इन द माइंड। बट अगर मैंने बोला कि बीजेपी का एक इंसान, कांग्रेस का एक इंसान, आम आदमी पार्टी का एक इंसान, ठीक है, समाजवादी पार्टी का एक इंसान, सब लोग मिलके अब काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होंगे। ठीक है, तो एक तरीके से पावर हम कह सकते हैं इरोड हो जाता है। तो इसी रीजन से यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे बेसिकली वही इधर डिस्कस किया था। तो इससे बेसिकली मतलब कोलिशन पॉलिटिक्स का असर क्या पड़ा है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि एक तो डिस्क्रिशनरी रोल हो गया है प्रेसिडेंट का, जो मैंने आपको बताया। हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे थे कि इतने टाइम से हमारे पास कोई मेजोरिटी नहीं आ पा रही थी, तो वहां पे प्रेसिडेंट का रोल बढ़ जाता है। सेकेंड रोल होता है कि मतलब यहाँ पे आपको देखा गया है कि कंसल्टेशन जो होता है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टनर्स, तो इससे क्या होता है, इरोजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर अथॉरिटी। वही जो मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो पहले अकेले अपनी पार्टी में डिसीजंस ले पा रहे थे, अब वो उतना अथॉरिटेटिवली नहीं ले पा रहे, अब उनको सबकी सुन के लेना पड़ रहा है, तो एक तरीके से इरोजन हो जा रहा है। इसी के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि वो कौन से रैंक और कौन से पोर्टफोलियो दें। अब वो नहीं कर सकते कि अपनी ही पार्टी के लोगों को सब दे दें या फिर अपनी पार्टी को ज्यादा दे और थोड़ी की पार्टी को कम दे। अब वो सब चीजों में भी इश्यूज यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। आपकी जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होती हैं उन पे एक कोहेसिव डिसीजन लाना, उन पे मतलब मानना कि हाँ हम भी अग्री करते हैं, हम भी अग्री करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मतलब कोलिशन गवर्नमेंट वाला सिस्टम है, दैट हैज ऑल्सो बिकम वेरी डिफिकल्ट टू डील विद।
नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इज अबाउट परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, हम लोगों ने जो आपके टेम्पररी एग्जीक्यूटिव जो होते हैं प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर उनकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पे कौन आ गए आपके मतलब इधर हो जाते हैं आपके सिविल सर्विस वाले लोग। ठीक है, दीज आर ट्रेन्ड ऑफिशियल्स हु आर परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट, और इनको काम दिया जाता है in assisting the ministers on formulating policies and implementing these policies। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में थोड़ा थोड़ा मदद करते हैं एंड जो पॉलिसीज बनती है उनको इम्प्लीमेंट करना ग्रास रूट लेवल में, वो वाला काम हो जाता है आपका एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन नॉट एक्ट इन वॉल्यूशन ऑफ द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। तो अगर आपके लेजिस्लेचर ने एक रूल निकाल दिया कि आज से मतलब नेक्स्ट डे से लोगों का आलू खाना इलीगल हो गया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत स्टूपिड से एग्जाम्पल है बट ऐसे ही कह रही हूँ, आलू खाना आपका इलीगल हो गया, अब आप यहाँ पे आलू नहीं खा सकते हो। अगर आपका लेजिस्लेचर ने ये लिया बट आप एज एन आईएएस ऑफिसर आपके तो यार नहीं, आलू तो बहुत अच्छा होता है, आलू तो इतने ज्यादा जगह पे मेरे को नहीं लगता ये अच्छा काम है, आप मना नहीं कर सकते हो लेजिस्लेचर को कि नहीं मैं आपका काम ही नहीं करूंगा, आई विल नॉट वर्क इन योर अकॉर्डिंग्स, नहीं कर सकते हो, वो पावर आपके ऊपर नहीं है। ठीक है, तो एज एन आईएएस ऑफिसर ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारी पावर है, बट अगर आपको ऊपर से रूल आता है कि नहीं भाई आलू खाना बैन हो चुका है, आलू खाना फिर आपको बैन करवाना ही पड़ेगा। यू हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस। ठीक है, इसी के साथ मतलब ये जो मशीनरी है वो पॉलिटिकली अकाउंटेबल हो जाती है। ठीक है, और इट इज एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। आप खुद सोचो कि अगर आप आईएएस ऑफिसर बन गए और आपको मोदी जी बहुत ज्यादा पसंद है, फिर नेक्स्ट टर्म में राहुल गांधी जी आ जाते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, आप फिर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को इनके साथ काम नहीं करना, आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए, जो भी पॉलिसीज आए आपकी गवर्नमेंट की, आपको उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनके साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या होना पड़ेगा? पॉलिटिकली न्यूट्रल। इसके साथ जो आपकी इंडियन ब्यूरोक्रेसी है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज है यहाँ पे, जैसे और आपकी स्टेट सर्विसेज हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो जाते हैं जो यहाँ पे अगेन इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो सिस्टम्स हैं इसको मतलब वहां पे जो काम होता है यहाँ पे उनका होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन टू चूज कि यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स कौन बनेंगे, लबासना में किसकी ट्रेनिंग होगी, कौन जाके आपका वहां पे आगे बैठेगा। ठीक है, तो आप लोग सब जानते हैं अगर आप में से आईएएस बनना है, जो आई एम होपिंग कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको बनना है, आपको पता है कि कितना टफ एग्जाम होता है, अभी से लोग शुरू हो जाते हैं प्रिपरेशन करना, राइट। तो ये वाला जो एग्जाम होता है इतना ज्यादा टफ होता है, तो सोचो यूपीएससी के जो लोग हैं, ठीक है, जो एक्चुअली में कंडक्ट करा रहे हैं, उनके लिए कितना टफ होता है, हर चीज को देखना, हर पेपर को देखना, हर इंसान के आंसर्स को देखना, जज करना, इंटरव्यू राउंड पे किसको बैठाना है, इंटरव्यू में कैसे करना है, वो सारी चीजें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक तरीके से चीज आ जाती है। इसके साथ साथ स्टेट पीएससी एग्जाम भी होते हैं, राइट, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, स्टेट पीएससी एग्जाम जो होते हैं ये जो होती है ये होती है स्टेट लेवल पे। जो मैंने आपको बोला यूपीएससी वो तो नेशनल लेवल पे हो गया, आईएएस ऑफिसर। स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन भी होती है स्टेट। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये वाले एग्जाम्स भी बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, एंड यहाँ पे बस डिफरेंस है कि यहाँ पे स्टेट लेवल पे आप काम कर रहे हो और कुछ नहीं। और यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट होती है ये जो मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये जो पोजिशन है, इसमें बहुत इमेंस जॉब सिक्योरिटी है। आपको गवर्नमेंट ऐसे नहीं निकाल सकती अनलेस ऑब्वियसली आप कुछ गलत काम कर रहे हो, और वहां पे जब निकालना होता है तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह से डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं मैं तो काम मतलब इसको ऐसे भी फटाफट निकाल दो, आपको पूरा सुप्रीम कोर्ट वगैरह तक जाना पड़ता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर गवर्नमेंट को इशू आता है वो आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे एक हम कह सकते हैं जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तभी आपके पेरेंट्स भी बोल रहे होंगे कि करिए। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑब्वियसली रिजर्वेशन की भी बात लिखी गई है कि एज अ यूपीएससी एग्जामिनेशन वो चाहते हैं कि सिविल सर्वेंट्स भी बहुत सारे डाइवर्स बैकग्राउंड से आए, ये ना हो कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग हो, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, फॉर वुमेन, अदर बैकवर्ड क्लासेस, रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन दलित वगैरह, वो आपको यहाँ पे दे रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, एक होती है ऑल इंडिया सर्विसेज, एक होती है सेंट्रल सर्विसेज, एक होती है आपकी स्टेट सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑल इंडिया सर्विसेज आपके आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स आ जाते हैं। फॉरेन सर्विसेज जो है आईएफएस ऑफिसर्स, ये बहुत लोगों को नहीं पता, ये सेंट्रल सर्विसेज में आती हैं, और इंडियन कस्टम सर्विस भी यहाँ का पार्ट हो जाता है। स्टेट में आपके जो मैं बता रही थी पीसीएस ऑफिसर्स जो होते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, वो आपके यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बहुत ज्यादा मतलब उनके पास पावर होती है, बट अगर डिसिप्लिनरी एक्शन उनके अगेंस्ट ले सकते हैं। ठीक है, वो उनको जॉब से निकाल नहीं सकते हैं, ये सब यहाँ पे प्रोवाइडेड है आपको।
तो ब्यूरोक्रेसी में एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है हमारे पास, एंड सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा डरते हैं टू अप्रोच दीज पीपल। आप कभी भी देखोगे IAS IPS ऑफिसर्स जा रहे हैं तो रिस्पेक्ट तो मिलती है उनको बहुत ज्यादा, बट उसके साथ थोड़ा सा डर भी होता है लोगों के अंदर कि इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, इतने पावरफुल पोजीशन पे, ठीक है, अब उनसे मैं जाके अपनी बात कैसे रख पाऊं, ठीक है। तो वो वाला जो डिवाइड है वो हमको क्या करना है, उसको हमको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइन लिखी है, ओनली इफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल्स द ब्यूरोक्रेसी सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी इफेक्टिवली हैंडल। इसका क्या मतलब है कि अगर एक डेमोक्रेटिकली हम लोग गवर्नमेंट को ला रहे हैं, बिकॉज आपके ऊपर पावर नहीं, आप नहीं कह सकते कि मेरा जो चाचा का लड़का है वो बहुत अच्छा इंसान है, उसको सिविल सर्वेंट बना दो, ठीक है, वो डिसीजन नहीं होता। सिविल सर्वेंट तो एक एग्जामिनेशन से ही चूज होते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय मेकिंग श्योर कि जो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है जो उनके ऊपर कंट्रोल कर रही है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, ठीक है। हम लोग अपने डेमोक्रेसी में इलेक्शन कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हमको ये भी इंश्योर करना है कि ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिशियंस वगैरह इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, वो ज्यादा इन्वॉल्व उसमें ना हो। उसी के साथ यहाँ पे ये भी माना जाता है कि ब्यूरोक्रेसी को भी अकाउंटेबल बनाना जरूरी हो जाएगा टू द सिटीजन्स, ठीक है। मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन वगैरह के तहत हम उनको रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल बना दे। जैसे देखो मोदी जी हो गए, आपके लोकल गवर्नमेंट में जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं, दे आर अकाउंटेबल टू यू। अगर आप उनको बोलो कि आप काम क्यों नहीं कर रहे ढंग से, तो दे आर अकाउंटेबल टू यू। बट यहाँ पे जो आपकी ये हो जाते हैं सिविल सर्वेंट्स, वो नहीं होता है। तो ये यही कह रहे हैं कि एक तरीके से हमको मेक श्योर करना पड़ेगा जो सिविल सर्वेंट्स है वो भी अकाउंटेबल हों, ठीक है, जिससे लोग उनको अप्रोच कर पाए, जिससे वो काम कर पाए एक्चुअली। तो यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर दिस। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख देना। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी तो प्लीज लाइक एंड शेयर भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, इससे हमें पता लगता है कि आपको एक्चुअली में वीडियो समझ में आई है। ऑलराइट, एंड प्लीज डू शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, जिससे बाकी आपके दोस्त हैं उनको भी समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।